फारूक साहब ये फरमाइए सर, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, MQM इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, तो क्या सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप लोग रिव्यू में जाने का ख्याल रखते हैं सर? देखिए, तो सारा जो कोएलिशन सियासी जमातें हैं और ख़ास तौर पे PMLN और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम मेरे ख़्याल में फ़ैसला करेगी कि रिव्यू में जाना है या नहीं जाना। लेकिन मैं तो बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला है, पहली बात तो ये। और ज़ाहिर है कि इसमें इंसाफ के तकाज़े इसलिए पूरे होते हुए नज़र नहीं आते कि आइन और क़ानून एक बात कर रहा है, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने जो इलेक्शन कमीशन की तायीद और हिमायत की वो एक बात कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ख़ुद जिसने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले की तौसीक़ की थी, उसने जो फ़ैसला दिया था इस हिमायत और तायीद में कि जो रिज़र्व सीट्स हैं, चाहे वो ख़वातीन की हो चाहे वो माइनॉरिटी अक़लियतों की हो, उस पर आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी रिव्यू में नहीं जाएंगे आप, जबकि वो प्रोसीजर देखिए वो तो मेरे ख्याल में जाना तो चाहिए, वो फॉर्मेलिटी तो पूरी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आइन और क़ानून को देखें, जो क्लॉज 6 है आर्टिकल 51 का और क्लॉज 3 है आर्टिकल 106 का, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, लेकिन एक ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है ये ओवर स्ट्रेच्ड इंटरप्रिटेशन है। ये लगता ऐसा है, मैं किसी के जहन में जाके नहीं पढ़ सकता। जो 8 जजेस हैं, मंसूर अली शाह की जो क़यादत में जो फ़ैसला आया, जिन 8 जजों के नाम है, बाकी 5 जजों के नाम उसमें उस वक्त साथ मौजूद नहीं हैं, जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा ख़ुद शामिल हैं, जिसमें बाकी 4 जजेस भी हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह का एक मुनक़सिम फ़ैसला है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का भी फ़ैसला था और फिर उसकी तसीह दुरुस्तगी 30-35 बल्कि 50 साल के बाद जो है वो हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ वो जुडिशल मर्डर था और उनको कत्ल किया गया था। तो मुझे डर लगता है कि ये जो फ़ैसला इतना कंट्रोवर्शियल है, इसको दोबारा किस तरह खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे देखेगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सियासी पोलराइजेशन में भी इजाफा हो रहा है, सियासी तकसीम में भी इजाफा हो रहा है, और मुल्क में जो हम कोशिशें कर रहे थे एक नेशनल कंसेंसस की, अपोजिशन जमात को किसी तरह अपने साथ एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ लाकर, और हम मईशत जो माशी बहरान है, तिजारती खसारा है, जो हमारे सालाना बजट का खसारा है, फिर गर्दिशी खसारे हैं, तवानाई का बहरान, महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, गैस, ये सारी सत्तार साहब अब इस तरह की बात हो रही है ना, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। तो सर इससे एक तो सवाल ये कि इससे हासिल क्या करना चाह रही है हुकूमत, दूसरा ये कि क्योंकि आप कोलिशन में हैं तो आपको एतमाद मिल लिया गया है किसी मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से? नहीं, देखें वो तो नहीं, एतमाद में ले ना ले, इस मामले में तो नेचुरल सीक्वल है ना कि बात आगे वहीं जाएगी। लेकिन मेरा इस वक्त जो है वो सवाल सिर्फ ये है कि सारी सूरत हाल के बाद मैं एक खौफनाक किस्म की सियासी महादाराई देख रहा हूँ। मैं एक खौफनाक, मुझे डर है, मुझे लगता है कि रियासती इदारे भी, उनकी महादाराई भी मुझे नज़र आ रही है, और उसके नतीजे में जो आवाम की कुछ थोड़ी बहुत उम्मीदें थीं कि शायद एक नेशनल डायलॉग की बात हो रही है और एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है और उसमें PTI को भी ल्योर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी तरफ से भी ये साफ जवाब नहीं आ रहा कि हम बैठेंगे नहीं। उनकी तरफ से भी आ रहा है कि भाई फॉर्म 45, बहुत सारी बातें उनकी तरफ से हो रही हैं। लेकिन मुझे ये यकीन था कि आगे जाकर हम एक नेशनल रिकन्सिलिएशन, एक नेशनल कंसेंसस और एक नेशनल एजेंडा की तरफ जाते और उसमें फ़ैसला करते। और मैं कह रहा हूँ अदालत अगर ये भी कहती कि शायद अदालत ये कहे कि मॉरली हम ये देख रहे हैं कि एक मुनासिब सिंपैथी वेव PTI के साथ है और PTI को इलेक्शन लड़ने से एज सच डिप्राइव नहीं किया गया, बल्ले का निशान लिया गया उनका, ठीक है ना। और वो ख्वाजा आसिफ ने सही कहा ना कि जो मांगा था, फारूक सत्तार साहब अब जिस तरफ हालात जा रहे हैं सर, वो दिया गया जी। फारूक सत्तार साहब जिस तरफ हालात जा रहे हैं सर, जमहूरियत का तसलसल ये बरकरार रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। देखिए, मैंने इन्वर्टेड कॉमा से बात की है, मैं इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकल के बात नहीं करता, इसीलिए मैंने कहा मुझे बहुत सारे खदशात और ख़तरात लहा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कंप्लीट ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। एक जो सिविलियन डोमेन पार्लियामान का था, उसको कहा जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम रीराइट नहीं करते, कानून को हम रीराइट नहीं करते, लेकिन हम समझते हैं कि इसमें एक जनरल
अवामी सेंटिमेंट्स का भी ताल्लुक़, एक सोशल मीडिया का भी एक इसमें स्टॉर्म है, एक तूफ़ान है, उसको सामने रखकर पार्लियामान को चाहिए कि वो रास्ते फारूक सत्तार साहब, जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, हम कोई ऐसा फैसला ऐसा फैसला नहीं देना चाहते, हम ऐसा फैसला नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था जिसके इस तरह के सियासी असरात सियासी निज़ाम पर, जमहूरी निज़ाम पर मुरतब हो, जिससे कि सारा निज़ाम जो है वो बुनियादों से जो है वो हिल जाए। तो मैं समझता हूँ, मुझे तो ये नजर आ रहा है, सर, मैं भी कानून साज हूं भाई, महमूद खान अचकज़ई साहब, मुनसिफ नहीं हूँ, जज नहीं हूँ, उनकी तरफ से कहा गया था फारूक सत्तार साहब लेजिस्लेशन करते हैं कि जितने भी हुकूमती जमातों के इत्तेहादी हैं उनसे राब्ता किया जाए। तो किसी किस्म का राब्ता हुआ है आपसे अभी तक? देखिए, वो तो आज या कल हो जाएगा, सियासी तौर पे जो मुंह बनेगा वो तो बनेगा। जो पार्लियामान में भी इस मसले को यकीनन ये ज़ेर बहस आएगा। अब बात यह कि तमाम रियासती इदारों को भी किसी न किसी शक्ल में एक वसी तर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करके ये तय करना है कि आइंदा इस मुल्क को चलाना कैसे है, इस मुल्क को आगे किस तरह ले जाना है। देखें, अगर आर्टिकल 140A पर गुलजार अहमद शेख का फ़ैसला है, लेकिन कुछ ज़्यादातर सूबों ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, अपने बल्दियाती कानून के अंदर उसके मुताबिक वो किरदार कौन अदा करेगा? तो बल्दियाती सतह फारूक सत्तार साहब, वो किरदार कौन अदा करेगा सर? ये जो टकराव किसी सूरत हाल है ये ख़त्म हो, ब्रिज कौन बनेगा सर? वो भी देखें, वो भी तो देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई अक्ल कुल नहीं, सब इंसान है, इंसानों पर मुश्तमिल ये इदारे हैं, माशरा है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे असाब पर, मेरी सोच पर, मेरे अतराफ़ का असर नहीं होता। ये हो रहा है अतराफ़ का असर, लेकिन इतना न्यूट्रल, इतना इंडिपेंडेंट होना, वो ये कहता, वो फैसला ये होता है कि पार्लियामान, हम ये समझते हैं कि पार्लियामान को इस पर स्टेप लेना चाहिए। मॉरली अगर ये सीटें जिनके 91 नंबर है, पीटीआई से जो लोग बैक्ड हैं, पीटीआई के नहीं है, पीटीआई ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्ले ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन अगर पीटीआई बैक्ड उम्मीदवार हैं और वो कह रहे हैं कि हम पीटीआई बैक्ड हैं, तो उनकी तादाद के मुताबिक उनको उनका हक एडल्ट फ्रेंचाइज की जो स्कीम मिलना चाहिए था, और पार्लियामान इसमें कोई रास्ता निकाले। ये पार्लियामान को इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालना है, सियासी लोगों को निकालना और इंगेज करें अपोजिशन को इस मसले पर अव्वलन, और उसके बाद किसी और मसले पर। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर रास्ता होता, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोवर्सी से बच जाती। जी, लास्ट में ये फरमाइएगा सर, आप लोग अपना आपका जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर रहे थे ना आप लोग, तो वो उसके बाद जो चेयरमैन को इख्तियार हासिल हो गया है कि वो चाहें तो मरकज़ी कमेटी की सिफारिशात को तस्लीम करें, चाहे तो उसे मुस्तरद करके अपने फैसले जारी करें, तो क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को बानी MQM वाले इख्तियारात दिए गए हैं? क्योंकि एक वक्त में आप पर भी MQM के अंदर से इसी तरह के इल्ज़ामात लगते थे ना कि आप इख्तियारात मांग रहे हैं, बेसिकली वो वाले। देखिए, ये एक लंबी बहस है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि उस वक्त जो बानी MQM थे, बानी तो शायद वो रहें, लेकिन उस वक्त कायद भी थे, क्योंकि बनाई तो खैर उन्होंने ही थी ना, लेकिन बात यह कि उनको भी कोई आइन में ऐसे इख्तियारात नहीं दिए गए थे। अब वो एहतराम में सर अभी दे दिए गए हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, फैसलों में किसी नहीं इख्तियार ऐसे कोई दिए ही नहीं गए ना। ये तो बात तय है कि एक मरकज़ी कमेटी है और उसने ये सारे पॉलिसी साजी उसने करनी है, फैसले अहम सारे उसने करने हैं, और इसी तरीके से आइन को रीराइट अब हमने भी करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मरकज़ी कमेटी के फैसलों के पाबंद होंगे सर? देखें, खालिद मकबूल जो है वो खुद इस बात के पाबंद हैं, वो खुद कहते हैं रज़ाकाराना तौर पे कि मेरे आइन की भी कोई इंटरप्रिटेशन हो, लेकिन मैं जवाबदेह हूँ, अकाउंटेबल हूँ, और रज़ाकाराना तौर पर सर वो हमारे अगर वो चाहें तो कमेटी के जो फैसले हैं उसे मुस्तरद कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि कोई भी सरबराह एहतराम में इस रास्ते पर जा सकता है, या अल्लाह ना करे दूसरी तशरीह के डर खौफ में बाकी लोग खामोश हो जाए और कोई बानी जो एक सरबराह है वो इस रास्ते पे चला जाए। इसीलिए मैं इसकी वो नहीं कह रहा कि पहले क्या था, नहीं था माहौल, लेकिन राब्ता कमेटी अगर फैसले नहीं कर सकती थी, नहीं करती थी, हाँ, तो राब्ता कमेटी ने खुद हर फैसले पर एक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब।